फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत आपकी इस ऑनलाइन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य पीरियड, मौर्य काल की, क्योंकि हमारी ये सीरीज चल रही है प्राचीन इतिहास से संबंधित। और इससे पहले हम मौर्य काल की काफ़ी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कुछ प्रश्न जो हैं छूट गए थे, तो इनको आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने वे वीडियोस जो कि हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित इससे पहले अपलोड कर दी हैं, आपने नहीं देखी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ से उन वीडियोस से आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको MCQ फॉर्मेट में आपके पूरे इतिहास और विभिन्न सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा किसने कहा पाटलिपुत्र को? तो वह था मेगस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रनोमाई, तो ये कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में। ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? वह कौन था? तो उसका नाम था तिस, जो कि एक श्रीलंकाई शासक था जिसने स्वयं को अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। उसका नाम है तिस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला नंबर 5 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है और जो सही इसका आंसर है वह है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो फिस्कल ईयर है वह आरंभ होता है? तो यह कब से होता है? तो यह होता है आषाढ़, यानी कि जुलाई से इनका मौर्यों का जो है राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आपको बताना है। तो इसमें से जो है किस किस का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो है चौलों का उल्लेख किया गया है, पांड्यों का भी किया गया है, सती जो है सतीय पुत्र जो है, केरल पुत्र और विष्णुकुंड, इन सब का उल्लेख किया गया है। केवल पल्लवों का उल्लेख जो है नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये आपको बताना है। तो जो शिलालेख अशोक ने बनवाए थे, उनसे अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ये आपको बताना है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक के काल में ही दक्षिण भारत में पहुंची थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर में पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट है, अफगानिस्तान में जो है यह प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरचित वालुकाश्म में एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतया कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो जो अशोक स्तंभ मिला है वह कहाँ की खदानों से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह कहा था मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के
एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, वह कौन था? तो वह था बिंदुसार, जिसने ये सीरिया के एंटोनियस से जो है यह चीज़ें मांगी थी, उस चीज़ का आग्रह किया था, तो बिंदुसार ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो 13वां बृहद शिलालेख है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें, वह प्रांत जो है वह कौन सा है इनमें से? तो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई, उस समय अशोक जो है गवर्नर था उज्जैन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह कहाँ पर उसने कहा था? तो ये कहा था उसने पृथक कलिंग शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। जहाँ पर कलिंग का शिलालेख है वहाँ पर कोई अलग से एक शिलालेख प्राप्त हुआ जहाँ पर उसने इस तरह की बातें कही हैं। अगला है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वह कौन सा शिलालेख है जहाँ पर यह प्राप्त होता है? तो वह है कलिंग का पृथक शिलालेख, ये भी जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस में उसने कहा था? ये उसने कहा था छठे शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी सही है उसका। इससे जो है उसका यहाँ पर राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन का पता चलता है कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, मेरा कार्यक्रम कितना भी बिजी हो, मुझसे जो है राज्य के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए बात की जा सकती है और संपर्क सीधे डायरेक्ट किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? यहाँ पर जिला स्तर के अधिकारियों के नाम हैं, तो कौन सा जो है सही क्रम को बताता है? तो सबसे पहले जो है वह है प्रादेशिक, उसके बाद राजुक और फिर युक्तक। तो ये जो हैं अवरोही क्रम है इनका, सबसे बड़ा होता था प्रादेशिक, फिर राजुक और फिर युक्तक। अगला है विष्टि है, यह विष्टि क्या थी? मौर्यकाल की अगर बात करते हैं तो इस समय में तो विष्टि मतलब होता था बेगारी। बेगारी आप जानते हैं, बेगार प्रथा, जिसमें कि जो है लोगों से काम करवाया जाता था, तो यह है विष्टि। तो आप समझ सकते हैं ये मौर्य काल में भी होता था। अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से क्या तात्पर्य है? सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वह स्तंभ जो प्राप्त हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्यकाल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है महास्थान बांग्लादेश और जो शाहगौरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जो शिलालेख हैं यहाँ से पता चलता है कि जब भी वहाँ पर अकाल, सूखा और जो दैवीय प्रकोप हुआ उस समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किया गया। तो अशोक ने अपने जो अच्छे कार्य थे उनका विवरण जो है अपने शिलालेखों में जरूर लिखा है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने जो है यहाँ पर अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। तो ऑप्शन ए और बी जो है यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला है, अशोक के मन से हरा जो कि पाकिस्तान एवं सहजागढ़ी पाकिस्तान में जो प्राप्त शिलालेख हैं वह किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाता है। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शेर ए कुना कंधार से जो है अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये आपको बताना है। तो कौटिल्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वह विभाजित है 15 अधिकरणों में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल कौन कौन
थे। तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ये जो है सप्तांगों में शामिल हैं ये चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये आपको बताना है। तो ये था मिस्र का राजा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो तुरमय जो है एक अशोक के समकालीन एक राजा था, वह मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, किसके शासनकाल में डिमेकश भारत आया था? ये जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। तो अब है अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम लिखित यहाँ पर है? तो वो आपको बताना है। तो गुर्जरा में, यहाँ पर गुर्जरा में जो है अशोक का नाम लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो वह अभिलेख था जिसमें अशोक का नाम पता चलता है, वह अभिलेख है गुर्जरा में। तो यहाँ पर हमने मौर्य काल से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर ली हैं, जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो यहाँ पर पूरा साम्राज्य है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं वे हम इन 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे की वीडियो में क्या आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे आने वाला है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के बाद जो है जो गुप्त मौर्य और जो गुप्त वंश हैं उनके बीच का जो समय है, यानी कि 185 ईसा पूर्व से और 319 ईस्वी, तो इसके बीच में जो समय है इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें भारत में हुई थी और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और साथ में इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।